वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा। पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख के किस तरह पाला होगा। उसके पिता ने किस तरह अपना पेट काट काट के उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए और वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लूट चुका है, इनकी हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसरा की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार के दांत खट्टे कर देंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीन इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंद्र के साथ क्यों नहीं होगा? इसकी गारंटी समाज ले लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उनकी अपनी धरती है, जहाँ का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय के और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुणे ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुजर किसी एमपी का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाले उन गोलियों को चलाने वाले लोगों को वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू रो रहा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा है और अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह न्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के इशारे पे यही किया, उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा, इसलिए क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो। इतिहास गवाह है, समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का
पालने वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा, पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख के किस तरह पाला होगा। उसके पिता ने किस तरह अपना पेट काट काट के उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए और वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लूट चुका है, इनकी हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसरा की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगी, सरकार के दांत खट्टे कर देंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीन इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंद्र के साथ क्यों नहीं होगा? इसकी गारंटी समाज ले लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उनकी अपनी धरती है, जहाँ का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय के और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुनः ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा, पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख के किस तरह पाला होगा। उसके पिता ने किस तरह अपना पेट काट काट के उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए और वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लूट चुका है, इनकी हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसरा की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगी, सरकार के दांत खट्टे कर देंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है
और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीन इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंद्र के साथ क्यों नहीं होगा, इसकी गारंटी समाज ले लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि इस समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उनकी अपनी धरती है, जहाँ का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय के और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुनः ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने का काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुजर किसी MP MLA का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाले उन गोलियों को चलाने वाले लोगों को वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू रो रहा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा है और अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह अन्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के सारे पे यही किया। उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा, इसलिए क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो। इतिहास गवाह है, समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का और बहुत बड़े बड़े तानाशाही को सबक सिखाने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ पड़ी है साथियों। तो किसी नेता से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो अपने इस समाज से उम्मीद है, जो समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पे बैठे। अगर उनको उम्मीद है तो आप सब लोगों के संघर्ष से उम्मीद है कि कल आप संघर्ष करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे। जिनका बेटा चला गया उनके लिए कोई पैसा, कोई साधन कुछ नहीं बेचते, मगर आप और मैं जानते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इस यहाँ की नालायक सरकारों को सोचना चाहिए था कि एक तो उनके परिवार का इतना नुकसान हो गया, कम से कम उनके आंसू तो पूछने का काम कर लें। ये सरकारें ये भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये सरकारें अभी सो रही हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब किसी निर्दोष के खून से होली खेली जाती है तो एक क्रांति जन्म लेती है, और जब कोई क्रांति जन्म लेती है तो जैसी क्रांति मेरठ की धरती से 10 मार्च 1857 को चली कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में, और उसने एक ऐतिहासिक तख्ता पलट किया, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे इन तानाशाहियों को भी जो है
हम लोग आज की क्रांति से जवाब देंगे। मैं उन दोनों माता पिताओं को नमन करते हुए उनको ये वादा करता हूं कि हम आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए सारी सीमाएं, अगर लांघनी भी पड़ी तो सारी सीमाएं लांघ के इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं अपने गुर्जर स्वाभिमान समिति के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, इस बात को भी आप समझो। उसी समाज के साथ अन्याय होता है जिस समाज से उम्मीद की जाए कि ये समाज अन्याय सहने के लिए तैयार है। ये एक घटना नहीं है, ये तो एक घटना है जो आपके सामने है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपके सामने नहीं पहुंची। ये समाज की जो सामाजिक शक्ति है, ये उसकी कमजोरी का पैमाना भी बनता जा रहा है। जिस समाज के पास सामाजिक शक्ति होती है, उनकी तरफ आंख उठाने से पहले शासन प्रशासन और सरकार के लोगों को भी 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको बैठ के ये चिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि आपके बच्चों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है और कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। मैं ये सारा आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका इतिहास भारत के इतिहास में बड़ा अजर अमर इतिहास है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये आज हालात जो बन गए हैं, इसमें पिछड़े दलित आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि इन हालातों के जिम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं है, कहीं हमारे निजी स्वार्थ, हमारे अपने लोगों की खून की होली जो खेली जा रही इसके जिम्मेदार तो नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिनके पास सामाजिक शक्ति होती है, जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, उनकी तरफ तो आंख उठाने से पहले भी 4 बार सोचा जाता है। आप इस अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हमें तो आदत हो गई है। हम व्यवस्था के आधार पर इतने निचोड़े गए हैं कि हमें तो आदत हो गई रोज लाश उठाने की। अगर आप भी इसी श्रेणी में आगे खड़े होने चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं आपको भी सारे इशारों में कह रहा हूं, अगर आप चाहो और अगर आप लड़ने का मन बनाओ, हमने तो बना लिया है, तो भविष्य में किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, इसकी तैयारी भी हमें आज करनी पड़ेगी। एक आकाश तो चला गया है, उसको न्याय दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरे किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, उसकी मां के आंसू आपको ना पूछना पड़े, उसकी बहन के आगे आप समाज के लोग जवाब ना दे पाओ, उसके पिता से आप आंख ना मिला पाओ, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप समाज की पहरेदारी झंडेबरदारी करते हैं तो सवाल भी आपसे ही होगा, ये भी आप मेरी बात को याद रखें। सवाल उससे नहीं होगा जो खेत में काम कर रहा, सवाल उससे नहीं होगा जो अपने बेटों के परिवार का पेट कैसे पाल रहा, सवाल उससे होगा जो समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में संगठन की घोषणा करता हूं कि आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। और सिर्फ समर्थन नहीं है, हम जब समर्थन करते हैं इस लड़ाई में, उसको कामयाबी में पहुंचाने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमने ये तय किया है, जब तक आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये लड़ाई हम उम्मीद करके बैठे थे कि आगे बढ़ेगी, तब तक हम आश्वस्त थे कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने तय किया है कि 17 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में हम लोग आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ज्ञापन देंगे। हमारे संगठन, हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को मेरा ये अनुरोध है और निर्देश भी है कि बढ़ चढ़ के पूरे उत्साह से इस परिवार के, मेरे परिवार के आंसू पूछने के लिए वो 17 तारीख को मैदान में आए। और जिस तरह से उन्होंने पहले समय समय में, चाहे वो 12 फरवरी का भोपाल का आंदोलन हो, इसमें आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की थी, या कोई और आंदोलन हो, या छतरपुर का आंदोलन हो, इसी तरह से आपको इस आंदोलन की बागडोर भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। समाज जो लड़ाई कर सकता है, उन्होंने ऐलान ये 2 दिन में कर दिया। बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती, सिर्फ कहने से भाईचारा नहीं होता, वो भाईचारा जमीन पे दिखना भी चाहिए। और अगर भाईचारा दिखाना है तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिस तरह से आपने सारे आंदोलनों को लड़ने और जीतने का काम किया, तो 17 तारीख को आप लोग बड़ी संख्या में
मैदान और सड़कों पे आके और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से ये ज्ञापन देने का काम करे कि भाई आकाश जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चल के उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर्वप्रथम, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और एक सरकारी नौकरी जो है उनके परिवार को मिलनी चाहिए। मानना है कि वो खेती किसानी करते हैं, कम से कम 5 बीघे का एक पट्टा भी सरकार को उनको देना चाहिए, जिससे उस परिवार को कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने की मिले। क्या पता आकाश इस सेना में भर्ती होता है, देश का नाम रोशन करता, क्या पता उसके नाम से ये क्षेत्र गौरवान्वित होता, वो ऐसे सेना में जाके वीरता काम करता, या उससे बड़े में भी वो कोई अधिकारी कर्मचारी बनके अपने परिवार की सेवा करता। मैं तो बेटे के रूप में कहना चाहता हूं अपनी माँ और पिता से, जो यहाँ बैठे हुए हैं आकाश के परिवार के लोग हैं, माता पिता, कि आप मुझे आकाश के रूप में देखना, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं वादा कोई झूठा नहीं करता। 9 जून को हमारे डबरा में एक प्रोग्राम था, एक आंदोलन था। 17 मई को जो आंदोलन होगा वो जिला स्तरीय होगा, और 9 जून को हम लोग डबरा में एक बड़ा आंदोलन करके वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से भी, मैं खुद उस आंदोलन में रहूंगा, हम लोग पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय जाके अपना ज्ञापन उनको देने काम करेंगे। और अगर उसके बाद में सरकार नहीं जागती तो फिर एक दिन के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में बंद बुलाने का काम करेंगे। हमें न्याय चाहिए और हम अपनी शक्ति पे हमें भरोसा है, और इस संघर्ष समिति की शक्ति पे भी भरोसा है कि वो भी इस लड़ाई में हमारा इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। और अगर उन्होंने, सरकार ने हमारी दोनों आंदोलनों के बाद बात नहीं मानी तो फिर हम समय रख के अपनी मीटिंग बुला के अपने सामान्य नेताओं से बात करके 1 दिवसीय बंद भी जो है वो बुलाने का काम करेंगे। और मीडिया के माध्यम से तो बहुत महत्वपूर्ण मांगे इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की हैं। कई बार मैंने, क्योंकि हम बड़े पैमाने पे हमारे क्षेत्र में इस समाज के लोग बड़े पैमाने पे रहते हैं, हम इस भाईचारे के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, समय समय पे इतिहास के रूप में भी मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। तो यहाँ गुलर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति जो टीन शेड में रखी हुई है, ये इतिहास में पहली बार है किसी महापुरुष की मूर्ति टीन शेड में रखी हुई है। उस टीन शेड से हमारे गौरव की मूर्ति को तत्काल अविलंब जो है वो टीन शेड हटाने का काम जो है सरकार के लोगों को करना चाहिए। उसके साथ साथ गुर्जर समाज का जो इतिहास है, ऐतिहासिक इतिहास, जो धरोहर है, उसके साथ भी छेड़खानी की जा रही। एक तो छेड़खानी रुकनी चाहिए, और अगर सरकार में दम है, जैसा मुझे नजर नहीं आता, अगर दम है तो वास्तविक गुर्जर समाज के इतिहास को, वास्तविक पिछड़े समाज के इतिहास को, वास्तविक बहुजन महापुरुषों के इतिहास को भी पटल पे लाने की जरूरत है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस में लाने की जरूरत है। दुनिया को पता लगना चाहिए और भारत की आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि किस समाज का इस देश की, चाहे आजादी की लड़ाई हो या व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, किस समाज का कितना योगदान है, ये जानकारी भी लोगों तक जानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित लोग हमारी मीडिया का काम, मीडिया बन के हमारे प्रचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए 17 तारीख का जो आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन जो जिला स्तर पे होगा, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और 9 जून को जो आंदोलन डबरा की धरती पे होगा, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर धरती पे, उस धरती के आंदोलन पे उस धरती पे जो आंदोलन होगा, उसमें मेरे साथ खड़े होके वहां के जिलाधिकारी को भी ये चेताने का काम करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को लापरवाही में ना ले। अगर सरकार हमारी बात को लापरवाही में लेगी तो हम सरकार की तमाम षड्यंत्रों से टकराने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से भोपाल में हमने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ा था, अगर ग्वालियर में भी खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ा, उसका ऐलान भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको संदेश के तौर पे ये कह रहा हूं, कड़वी है मगर बात सच है कि अगर
अब तक भी सरकार की इस मामले में चुप्पी है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर आत्मचिंतन की जरूरत आन पड़ी है। कल आपका कोई और बच्चा कहीं जाएगा और वो उस हादसे का शिकार हो जाएगा, शायद फिर हमें इस तरह की पंचायत में बैठ के अपनी बात रखनी पड़ेगी। उससे बेहतर यह है कि हम इसी लड़ाई को निर्णायक लड़ाई बना दें, कि फिर दोबारा पुलिस की कोई गोली किसी आकाश के पेज को चीरते हुए बाहर ना निकले, फिर दोबारा किसी गरीब मां के, गरीब बाप के बच्चे को उसके खून से होली जो है पुलिस के लोग ना खेल पाए। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, आज मैं यहाँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूं, इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए आया हूं। मैं अपने लोगों को भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं इस एकता को बनाने का काम कर रहा हूं, सरकार में बैठे लोग और दूसरे लोग इस एकता को तोड़ने का काम भी करेंगे। हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। वो आपके बीच झगड़ा कराने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। अगर वास्तविकता में आप समझ गए कि दुश्मन कितना चालाक है, तो इनकी बातों में मत आना। किसी भी कीमत पे अपनी एकता को बना के रखना। छोटी मोटी कोई बात हो जाए, उसको परिवार के लायक समझ के उसको संभालने का काम करना। मेरे लोगों, किसी भी कीमत पे आपकी एकता टूटनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी में मैं आपके कंधों पे दे रहा हूं। और कई और ऐतिहासिक लड़ाई हमें लड़नी है। एक और पंपलेट मुझे मिला है, जहां अशोकनगर में हमारे एक डांगी समाज के युवक को पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने अपने हाथ पे एक पुलिस के अधिकारी का नाम लिख के और सुसाइड कर लिया, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश की धरती है। यहाँ 90% आबादी बहुजन समाज की है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, और उनकी हैसियत इतनी है कि अगर वो मर भी जाए तो भी उनके साथ न्याय नहीं होता। इसका एक ही मात्र कारण जिम्मेदार है कि आप जागरूक नहीं हैं। ये कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और आप ये सोचो कि पिछड़े वर्ग के लोगों 27% आरक्षण आपको लड़कर मिला, और यहाँ मध्य प्रदेश में आपको 14% मिलता है। 27 का मतलब ये है कि 100 अगर IAS IPS बन रहे हैं, उनमें से 27 पिछड़े वर्ग के बनेंगे, और 100 में से 14 बन रहे हैं। 13 बच्चे आपके रुक जा रहे हैं। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? इसका चिंतन भी आपको करना चाहिए। विधायक 5 साल के लिए होता है, अधिकारी 30 साल के लिए होता है। और जिस परिवार से एक अधिकारी बनता है, जिस गांव से एक अधिकारी बनता है, उस गांव के 20 बच्चे उससे प्रेरणा लेके अगर अधिकारी नहीं बनते तो कर्मचारी बनने का काम करते हैं। शायद समाज इन बातों को भूल बैठा है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व शून्य होता है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में शून्य होता है, जिस समाज का वास्तविक प्रतिनिधि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नहीं होता है, उस समाज के हक अधिकारों में भी चुप्पी थाम ली जाती है। उनका नेता गूंगा, बहरा और अंधा भी हो जाता है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आप सब समझदार लोग हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए संघर्ष की आदत डालनी पड़ेगी। हम सब लोग आपके साथ खड़े होकर तैयार हैं कि आपकी इस लड़ाई को मजबूत करें। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों का भरोसा छोड़ दो जो आपकी लड़ाई पे, आज इतने अन्याय पे मुंह खोलने को राजी नहीं है। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जो मरने के बाद आपके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए राजी नहीं है, बोलने के लिए राजी नहीं है, वो जीते जी आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, आपको ये भी सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी यहाँ पहुंचे हैं। और मैं भाटी जी का, रामप्रीत गुर्जर जी का, विजय भाई का, हमारे सरपंच जी का और उन सब साथियों का
करने वाले, अपने बच्चों का पेट पालने वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा, पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख के किस तरह पाला होगा। उसके पिता ने किस तरह अपना पेट काट काट के उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए और वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लूट चुका है, इनकी हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसरा की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार के दांत खट्टे कर देंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीन इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंद्र के साथ क्यों नहीं होगा? इसकी गारंटी समाज ले लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि इस समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उनकी अपनी धरती है, जहाँ का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय के और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुणे ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुजर किसी एमपी का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाले उन गोलियों को चलाने वाले लोगों को वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू रो रहा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा है, अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह अन्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के इशारे पे यही किया, उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा, इसलिए क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो। इतिहास गवाह है, समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का और बहुत बड़े बड़े तानाशाही को सबक सिखाने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ पड़ी है साथियों। तो किसी नेता से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो अपने इस समाज से उम्मीद है, जो समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पे बैठा। अगर उनको उम्मीद है तो आप सब लोगों के संघर्ष से उम्मीद है कि कल आप संघर्ष करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे।
जिनका बेटा चला गया उनके लिए कोई पैसा, कोई साधन, कुछ नहीं बेचते। मगर आप और मैं जानते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इस यहाँ की नालायक सरकारों को सोचना चाहिए था कि एक तो उनके परिवार का इतना नुकसान हो गया, कम से कम उनके आंसू तो पूछने का काम कर लें। ये सरकारें ये भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये सरकारें अभी सो रही हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब किसी निर्दोष के खून से होली खेली जाती है तो एक क्रांति जन्म लेती है, और जब कोई क्रांति जन्म लेती है तो जैसी क्रांति मेरठ की धरती से 10 मार्च 1857 को चली कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में, और उसने एक ऐतिहासिक तख्ता पलट किया, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे इन तानाशाहियों को भी जो है हम लोग आज की क्रांति से जवाब देंगे। मैं उन दोनों माता पिताओं को नमन करते हुए उनको ये वादा करता हूं कि हम आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए सारी सीमाएं, अगर लांघनी भी पड़ी तो सारी सीमाएं लांघ के न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। क्योंकि मैं मानता हूं अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं अपने गुर्जर स्वाभिमान समिति के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, इस बात को भी आप समझें। उसी समाज के साथ अन्याय होता है जिस समाज से उम्मीद की जाए कि ये समाज अन्याय सहने के लिए तैयार है। ये एक घटना नहीं है, ये तो एक घटना है जो आपके सामने है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपके सामने नहीं पहुंची। ये समाज की जो सामाजिक शक्ति है, ये उसकी कमजोरी का पैमाना भी बनता जा रहा है। जिस समाज के पास सामाजिक शक्ति होती है उनकी तरफ आंख उठाने से पहले शासन, प्रशासन और सरकार के लोगों को भी 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको बैठ के ये चिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि आपके बच्चों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है और कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। मैं ये सारा आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका इतिहास भारत के इतिहास में बड़ा अजर अमर इतिहास है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये आज हालात जो बन गए हैं, इसमें पिछड़े दलित आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि इन हालातों के जिम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं है, कहीं हमारे निजी स्वार्थ, हमारे अपने लोगों की खून की होली जो खेली जा रही है इसके जिम्मेदार तो नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिनके पास सामाजिक शक्ति होती है, जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, उनकी तरफ तो आंख उठाने से पहले भी 4 बार सोचा जाता है। आप इस अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हमें तो आदत हो गई है। हम व्यवस्था के आधार पर इतने निचोड़े गए हैं कि हमें तो आदत हो गई रोज लाशें उठाने की। अगर आप भी इसी श्रेणी में आगे खड़े होने चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको भी सारे इशारों में कह रहा हूं, अगर आप चाहो और अगर आप लड़ने का मन बनाओ, हमने तो बना लिया है, तो भविष्य में किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, इसकी तैयारी भी हमें आज करनी पड़ेगी। एक आकाश तो चला गया है, उसको न्याय दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरे किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, उसकी मां के आंसू आपको ना पूछना पड़े, उसकी बहन के आगे आप समाज के लोग जवाब ना दे पाओ, उसके पिता से आप आंख ना मिला पाओ, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप समाज की पहरेदारी, झंडेबरदारी करते हैं तो सवाल भी आपसे ही होगा, ये भी आप मेरी बात को याद रखें। सवाल उससे नहीं होगा जो खेत में काम कर रहा, सवाल उससे नहीं होगा जो अपने बेटों के परिवार का पेट कैसे पाल रहा, सवाल उससे होगा जो समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में संगठन की घोषणा करता हूं कि आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। और सिर्फ समर्थन नहीं है, हम जब समर्थन करते हैं इस लड़ाई में, उसको कामयाबी पे पहुंचाने की जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमने ये तय किया है, जब तक आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये लड़ाई हम उम्मीद करके बैठे थे कि आगे बढ़ेगी, तब तक हम आश्वस्त थे कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने तय किया है कि 17 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में हम लोग आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ज्ञापन देंगे।
हमारे संगठन, हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को मेरा ये अनुरोध है और निर्देश भी है कि बढ़ चढ़ के पूरे उत्साह से इस परिवार के, मेरे परिवार के आंसू पूछने के लिए वो 17 तारीख को मैदान में आए। और जिस तरह से उन्होंने पहले समय समय पे, चाहे वो 12 फरवरी का भोपाल का आंदोलन हो, इसमें आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की थी, या कोई और आंदोलन हो, या छतरपुर का आंदोलन हो, इसी तरह से आपको इस आंदोलन की बागडोर भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। समाज जो लड़ाई लड़ सकता है, उन्होंने ऐलान ये 2 दिन में कर दिया। बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती, सिर्फ कहने से भाईचारा नहीं होता, वो भाईचारा जमीन पे दिखना भी चाहिए। और अगर भाईचारा दिखाना है तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिस तरह से आपने सारे आंदोलनों को लड़ने और जीतने का काम किया, तो 17 तारीख को आप लोग बड़ी संख्या में मैदान और सड़कों पे आके और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से ये ज्ञापन देने का काम करें कि भाई आकाश जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चल के उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर्वप्रथम, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और एक सरकारी नौकरी जो है इनके परिवार को मिलनी चाहिए। मानना है कि वो खेती किसानी करते हैं, कम से कम 5 बीघे का एक पट्टा भी सरकार को उनको देना चाहिए, जिससे उस परिवार को कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने की मिले। क्या पता आकाश इस सेना में भर्ती होता है, देश का नाम रोशन करता, क्या पता उसके नाम से ये देश, ये क्षेत्र गौरवान्वित होता, वो ऐसे सेना में जाके वीरता काम करता, या उससे बड़े में भी वो कोई अधिकारी कर्मचारी बन के अपने परिवार की सेवा करता। मैं तो बेटे के रूप में कहना चाहता हूं अपनी माँ और पिता से, जो यहाँ बैठे हुए हैं आकाश के परिवार के, जो परिवार के लोग हैं, माता पिता, कि आप मुझे आकाश के रूप में देखना, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करूं। और मैं वादा कोई झूठा नहीं करता। 9 जून को हमारी डबरा में एक प्रोग्राम था, एक आंदोलन था। 17 मई को जो आंदोलन होगा वो जिला स्तरीय होगा, और 9 जून को हम लोग डबरा में एक बड़ा आंदोलन करके वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से भी मैं खुद उस आंदोलन में रहूंगा। हम लोग पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय जाके अपना ज्ञापन उनको देने काम करेंगे, और अगर उसके बाद में सरकार नहीं जागती तो फिर एक दिन के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में बंद बुलाने का काम करेंगे। हमें न्याय चाहिए और हम अपनी शक्ति पे हमें भरोसा है, और इस संघर्ष समिति की शक्ति पे भी भरोसा है कि वो भी इस लड़ाई में हमारा इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। और अगर उन्होंने, सरकार ने हमारी दोनों आंदोलनों के बाद बात नहीं मानी, तो फिर हम समय रख के अपनी मीटिंग बुला के अपने सामान्य नेताओं से बात करके 1 दिवसीय बंद भी जो है वो बुलाने का काम करेंगे। और मीडिया के माध्यम से तो बहुत महत्वपूर्ण मांगे इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की हैं। कई बार मैंने, क्योंकि हम बड़े पैमाने पे हमारे क्षेत्र में इस समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, हम इस भाईचारे के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, समय समय पर इतिहास के रूप में भी मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। तो यहाँ गुले सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति जो 3 शेड में रखी हुई है, ये इतिहास में पहली बार है किसी महापुरुष की मूर्ति 3 शेड में रखी हुई है। उस 3 शेड से हमारे गौरव की मूर्ति को तत्काल अविलंब जो है वो 3 शेड हटाने का काम जो है सरकार के लोगों को करना चाहिए। उसके साथ साथ गुर्जर समाज का जो इतिहास है, ऐतिहासिक इतिहास, जो धरोहर है, उसके साथ भी छेड़खानी की जा रही। एक तो छेड़खानी रुकनी चाहिए, और अगर सरकार में दम है, जैसा मुझे नजर नहीं आता, अगर दम है तो वास्तविक गुर्जर समाज के इतिहास को, वास्तविक पिछड़े समाज के इतिहास को, वास्तविक बहुजन महापुरुषों के इतिहास को भी पटल पे लाने की जरूरत है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस में लाने की जरूरत है। दुनिया को पता लगना चाहिए और भारत की आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि किस समाज का इस देश की, चाहे आजादी की लड़ाई हो या व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, किस समाज का कितना योगदान है, ये जानकारी भी लोगों तक जानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित लोग हमारी मीडिया का काम, मीडिया बन के हमारे प्रचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए 17 तारीख का जो आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन जो जिला स्तर पे होगा, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और 9 जून को जो आंदोलन डबरा की धरती पे होगा,
यहां से 45 किलोमीटर दूर धरती पे, उस धरती के आंदोलन पे उस धरती पे जो आंदोलन होगा उसमें मेरे साथ खड़े होके वहां के जिलाधिकारी को भी ये चेताने का काम करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को लापरवाही में ना ले। अगर सरकार हमारी बात को लापरवाही में लेगी तो हम सरकार की तमाम षड्यंत्रों से टकराने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से भोपाल में हमने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ा था, अगर ग्वालियर में भी खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ा, उसका ऐलान भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको संदेश के तौर पे ये कह रहा हूं, कड़वी है मगर बात सच है कि अगर अब तक भी सरकार की इस मामले में चुप्पी है तो कहीं ना कहीं हमें फिर आत्मचिंतन की जरूरत आन पड़ी है। कल आपका कोई और बच्चा कहीं जाएगा और वो उस हादसे का शिकार हो जाएगा, शायद फिर हमें इस तरह की पंचायत में बैठ के अपनी बात रखनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि हम इसी लड़ाई को निर्णायक लड़ाई बना दें कि फिर दोबारा पुलिस की कोई गोली किसी आकाश के पेज को चीरते हुए बाहर ना निकले, फिर दोबारा किसी गरीब मां के, गरीब बाप के बच्चे को उसके खून से होली जो है पुलिस के लोग ना खेल पाए। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, आज मैं यहाँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ, इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए आया हूँ। मैं अपने लोगों को भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इस एकता को बनाने का काम कर रहा हूँ, सरकार में बैठे लोग और दूसरे लोग इस एकता को तोड़ने का काम भी करेंगे। हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। वो आपके बीच झगड़ा कराने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। अगर वास्तविकता में आप समझ गए कि दुश्मन कितना चालाक है तो इनकी बातों में मत आना, किसी भी कीमत पे अपनी एकता को बना के रखना। छोटी मोटी कोई बात हो जाए उसको परिवार के राज समझ के उसको संभालने का काम करना। मेरे लोगों, किसी भी कीमत पे आपकी एकता टूटनी नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी में मैं आपके कंधों पे दे रहा हूं। और कई और ऐतिहासिक लड़ाई हमें लड़नी है। एक और पंपलेट मुझे मिला है जहां अशोकनगर में हमारे एक डांगी समाज के युवक को पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने अपने हाथ पे एक पुलिस के अधिकारी का नाम लिख के और सुसाइड कर लिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश की धरती है, यहाँ 90% आबादी बहुजन समाज की है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, और उनकी हैसियत इतनी है कि अगर वो मर भी जाए तो भी उनके साथ न्याय नहीं होता। इसका एक ही मात्र कारण जिम्मेदार है कि आप जागरूक नहीं हैं। ये कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और आप ये सोचो कि पिछड़े वर्ग के लोगों 27% आरक्षण आपको लड़कर मिला और यहाँ मध्य प्रदेश में आपको 14% मिलता है। 27 का मतलब ये है कि 100 अगर IAS IPS बन रहे हैं उनमें से 27 पिछड़े वर्ग के बनेंगे और 100 में से 14 बन रहे हैं, 13 बच्चे आपके रुक जा रहे हैं। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? इसका चिंतन भी आपको करना चाहिए। विधायक 5 साल के लिए होता है, अधिकारी 30 साल के लिए होता है। और जिस परिवार से एक अधिकारी बनता है, जिस गांव से एक अधिकारी बनता है, उस गांव के 20 बच्चे उससे प्रेरणा लेके अगर अधिकारी नहीं बनते तो कर्मचारी बनने का काम करते हैं। शायद समाज इन बातों को भूल बैठा है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व शून्य होता है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में शून्य होता है, जिस समाज का वास्तविक प्रतिनिधि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नहीं होता है, उस समाज के हक अधिकारों में भी चुप्पी थाम ली जाती है। उनका नेता गूंगा, बहरा और अंधा भी हो जाता है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आप सब समझदार लोग हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। और छीनने के उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। अगर आप उनके आंसू उठाने काम करते तो सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ
कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुजर किसी एमपी एमएलए का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाले उन गोलियों को चलाने वाले लोगों को वो सराखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू रो रहा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा है और अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह अन्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के सारे पे यही किया, उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा, इसलिए क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो। इतिहास गवाह है, समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का और बहुत बड़े बड़े तानाशाही को सबक सिखाने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ पड़ी है साथियों। तो किसी नेता से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो अपने इस समाज से उम्मीद है, जो समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पे बैठा। अगर उनको उम्मीद है तो आप सब लोगों के संघर्ष से उम्मीद है कि कल आप संघर्ष करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे। जिनका बेटा चला गया उनके लिए कोई पैसा, कोई साधन कुछ नहीं बेचते, मगर आप और मैं जानते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इस यहाँ की नालायक सरकारों को सोचना चाहिए था कि एक तो उनके परिवार का इतना नुकसान हो गया, कम से कम उनके आंसू तो पूछने का काम कर रहे हैं। ये सरकारें ये भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये सरकारें अभी सो रही हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब किसी निर्दोष के खून से होली खेली जाती है तो एक क्रांति जन्म लेती है, और जब कोई क्रांति जन्म लेती है तो जैसी क्रांति मेरठ की धरती से 10 मार्च 1857 को चली कोतवाल धन सिंह गुजर जी के नेतृत्व में, और उसने एक ऐतिहासिक तख्ता पलट किया, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे इन तानाशाहियों को भी जो है हम लोग आज की क्रांति से जवाब देंगे। मैं उन दोनों माता पिताओं को नमन करते हुए उनको ये वादा करता हूं कि हम आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए सारी सीमाएं, अगर लांघनी भी पड़ी तो सारी सीमाएं लांघ के इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। क्योंकि मैं मानता हूं अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं अपने गुजर स्वाभिमान समिति के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, इस बात को भी आप समझें। उसी समाज के साथ अन्याय होता है जिस समाज से उम्मीद की जाए कि ये समाज अन्याय सहने के लिए तैयार है। ये एक घटना नहीं है, ये तो एक घटना है जो आपके सामने है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपके सामने नहीं पहुंची। ये समाज की जो सामाजिक शक्ति है, ये उसकी कमजोरी का पैमाना भी बनता जा रहा है। जिस समाज के पास सामाजिक शक्ति होती है, उनकी तरफ आंख उठाने से पहले शासन प्रशासन और सरकार के लोगों को भी 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको बैठ के ये चिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि आपके बच्चों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है और कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। मैं ये सारा आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका इतिहास भारत के इतिहास में बड़ा अजर अमर इतिहास है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये आज हालात जो बन गए हैं, इसमें पिछड़े दलित आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि इन हालातों के जिम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं है। कहीं हमारे निजी स्वार्थ
हमारे अपने लोगों की खून की होली जो खेली जा रही इसके जिम्मेदार तो नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिनके पास सामाजिक शक्ति होती है, जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, उनकी तरफ तो आंख उठाने से पहले भी 4 बार सोचा जाता है। आप इस अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हमें तो आदत हो गई है। हम व्यवस्था के आधार पर इतने निचोड़े गए हैं कि हमें तो आदत हो गई रोज लाशें उठाने की। अगर आप भी इस श्रेणी में आगे खड़े होने चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको भी सारे इशारों में कह रहा हूं, अगर आप चाहो और अगर आप लड़ने का मन बनाओ, हमने तो बना लिया है, तो भविष्य में किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, इसकी तैयारी भी हमें आज करनी पड़ेगी। एक आकाश को चला गया है, उसको न्याय दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरे किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, उसकी मां के आंसू आपको ना पूछना पड़े, उसकी बहन के आगे आप समाज के लोग जवाब ना दे पाओ, उसके पिता से आप आंख ना मिला पाओ, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप समाज की पहरेदारी झंडेबरदारी करते हैं तो सवाल भी आपसे ही होगा, ये भी आप मेरी बात को याद रखें। सवाल उससे नहीं होगा जो खेत में काम कर रहा, सवाल उससे नहीं होगा जो अपने बेटों के परिवार का पेट कैसे पाल रहा, सवाल उससे होगा जो समाज का नेतृत्व कर रहा। तो मैं आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में संरक्षण की घोषणा करता हूं कि आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। और सिर्फ समर्थन नहीं है, हम जब समर्थन करते हैं इस लड़ाई में, उसको कामयाबी पे पहुंचाने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमने ये तय किया है, जब तक आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये लड़ाई हम उम्मीद करके बैठे थे कि आगे बढ़ेगी, तब तक हम आश्वस्त थे कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने तय किया है कि 17 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में हम लोग आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ज्ञापन देंगे। हमारे संगठन, हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को मेरा ये अनुरोध है और निर्देश भी है कि बढ़ चढ़ के पूरे उत्साह से इस परिवार के, मेरे परिवार के आंसू पूछने के लिए वो 17 तारीख को मैदान में आए। और जिस तरह से उन्होंने पहले समय समय पे, चाहे वो 12 फरवरी का भोपाल का आंदोलन हो, इसमें आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की थी, या कोई और आंदोलन हो, या छतरपुर का आंदोलन हो, इसी तरह से आपको इस आंदोलन की बागडोर भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। समाज जो लड़ाई लड़ सकता है, उन्होंने ऐलान ये 2 दिन में कर दिया। बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती, सिर्फ कहने से भाईचारा नहीं होता, वो भाईचारा जमीन पे दिखना भी चाहिए। और अगर भाईचारा दिखाना है तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिस तरह से आपने सारे आंदोलनों को लड़ने और जीतने का काम किया, तो 17 तारीख को आप लोग बड़ी संख्या में मैदान और सड़कों पे आके और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से ये ज्ञापन देने का काम करें कि भाई आकाश जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चल के उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर्वप्रथम, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और एक सरकारी नौकरी जो है उनके परिवार को मिलनी चाहिए। मानना है कि वो खेती किसानी करते हैं, कम से कम 5 बीघे का एक पट्टा भी सरकार को उनको देना चाहिए, जिससे उस परिवार को कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने की मिले। क्या पता आकाश इस सेना में भर्ती होता है, देश का नाम रोशन करता, क्या पता उसके नाम से ये देश, ये क्षेत्र गौरवान्वित होता, वो ऐसे सेना में जाके वीरता काम करता, या उससे बड़े में भी वो कोई अधिकारी कर्मचारी बनके अपने परिवार की सेवा करता। मैं तो बेटे के रूप में कहना चाहता हूं अपनी माँ और पिता से, जो यहाँ बैठे हुए हैं आकाश के परिवार के, दूसरी परिवार के लोग हैं, माता पिता, कि आप मुझे आकाश के रूप में देखना, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं वादा कोई झूठा नहीं करता। 9 जून को हमारी डबरा में एक प्रोग्राम था, एक आंदोलन था। 17 मई को जो आंदोलन होगा वो जिला स्तरीय होगा, और 9 जून को हम लोग डबरा में एक बड़ा आंदोलन करके वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से भी मैं खुद उस आंदोलन में रहूंगा। हम लोग पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय जाके अपना ज्ञापन उनको देने काम करेंगे, और अगर उसके बाद में सरकार नहीं जागती तो फिर एक दिन के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में बंद बुलाने का काम करेंगे। हमें न्याय चाहिए और हम
आदमी शक्ति पे हमें भरोसा है और इस संघर्ष समिति की शक्ति पे भी भरोसा है कि वो भी इस लड़ाई में हमारा इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। और अगर उन्होंने सरकार ने हमारी दोनों आंदोलनों के बाद बात नहीं मानी तो फिर हम समय रख के अपनी मीटिंग बुला के अपने सामान्य नेताओं से बात करके 1 दिवसीय बंद भी जो है वो बुलाने का काम करेंगे। और मीडिया के माध्यम से तो बहुत महत्वपूर्ण मांगे इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की हैं। कई बार मैंने, क्योंकि हम बड़े पैमाने पे हमारे क्षेत्र में इस समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, हम इस भाईचारे के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, समय समय पर इतिहास के रूप में भी मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। तो यहाँ गुलर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति जो 3 शेड में रखी हुई है, ये इतिहास में पहली बार है किसी महापुरुष की मूर्ति 3 शेड में रखी हुई है। उस 3 शेड से हमारे गौरव की मूर्ति को तत्काल अविलंब जो है वो 3 शेड हटाने का काम जो है सरकार के लोगों को करना चाहिए। उसके साथ साथ गुर्जर समाज का जो इतिहास है, ऐतिहासिक इतिहास जो धरोहर है, उसके साथ भी छेड़खानी की जा रही। एक तो छेड़खानी रुकनी चाहिए और अगर सरकार में दम है, जैसा मुझे नजर नहीं आता, अगर दम है तो वास्तविक गुर्जर समाज के इतिहास को, वास्तविक पिछड़े समाज के इतिहास को, वास्तविक बहुजन महापुरुषों के इतिहास को भी पटल पे लाने की जरूरत है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस में लाने की जरूरत है। दुनिया को पता लगना चाहिए और भारत की आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि किस समाज का इस देश की, चाहे आजादी की लड़ाई हो या व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, किस समाज का कितना योगदान है, ये जानकारी भी लोगों तक जानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित लोग हमारी मीडिया का काम, मीडिया बन के हमारे प्रचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए 17 तारीख का जो आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन जो जिला स्तर पे होगा, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और 9 जून को जो आंदोलन डबरा की धरती पे होगा, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर धरती पे, उस धरती के आंदोलन पे उस धरती पे जो आंदोलन होगा, उसमें मेरे साथ खड़े होके वहां के जिलाधिकारी को भी ये चेताने का काम करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को लापरवाही में ना ले। अगर सरकार हमारी बात को लापरवाही में लेगी तो हम सरकार की तमाम षड्यंत्रों से टकराने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से भोपाल में हमने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ा था, अगर ग्वालियर में भी खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ा, उसका ऐलान भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको संदेश के तौर पर यह कह रहा हूं, कड़वी है मगर बात सच है कि अगर अब तक भी सरकार की इस मामले में चुप्पी है तो कहीं ना कहीं हमें फिर आत्मचिंतन की जरूरत आन पड़ी है। कल आपका कोई और बच्चा कहीं जाएगा और वो उस हादसे का शिकार हो जाएगा, शायद फिर हमें इस तरह की पंचायत में बैठ के अपनी बात रखनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि हम इसी लड़ाई को निर्णायक लड़ाई बना दें कि फिर दोबारा पुलिस की कोई गोली किसी आकाश के पेट को चीरते हुए बाहर ना निकले, फिर दोबारा किसी गरीब मां के, गरीब बाप के बच्चे को उसके खून से होली जो है पुलिस के लोग ना खेल पाए। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, आज मैं यहाँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ, इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए आया हूँ। मैं अपने लोगों को भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इस एकता को बनाने का काम कर रहा हूँ, सरकार में बैठे लोग और दूसरे लोग इस एकता को तोड़ने का काम भी करेंगे। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। वो आपके बीच झगड़ा कराने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। अगर वास्तविकता में आप समझ गए कि दुश्मन कितना चालाक है तो इनकी बातों में मत आना, किसी भी कीमत पे अपनी एकता को बना के रखना। छोटी मोटी कोई बात हो जाए उसको परिवार के राज समझ के उसको संभालने का काम करना। मेरे लोगों, किसी भी कीमत पे आपकी एकता टूटनी नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी में मैं आपके कंधों पे दे रहा हूं। और कई और ऐतिहासिक लड़ाई हमें लड़नी है। एक और पंपलेट मुझे मिला है जहां अशोकनगर में हमारे एक डांगी समाज के युवक को पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने अपने हाथ पे एक पुलिस के अधिकारी का नाम लिख के और सुसाइड कर लिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर कहना चाहता हूं
ये मध्य प्रदेश की धरती है, यहाँ 90% आबादी बहुजन समाज की है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, और उनकी हैसियत इतनी है कि अगर वो मर भी जाए तो भी उनके साथ न्याय नहीं होता। इसका एक ही मात्र कारण जिम्मेदार है कि आप जागरूक नहीं हैं। ये कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और आप ये सोचो कि पिछड़े वर्ग के लोगों 27% आरक्षण आपको लड़कर मिला, और यहाँ मध्य प्रदेश में आपको 14% मिलता है। 27 का मतलब ये है कि 100 अगर IAS IPS बन रहे हैं, उनमें से 27 पिछड़े वर्ग के बनेंगे, और 100 में से 14 बन रहे हैं, 13 बच्चे आपके रुक जा रहे हैं। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? इसका चिंतन भी आपको करना चाहिए। विधायक 5 साल के लिए होता है, अधिकारी 30 साल के लिए होता है, और जिस परिवार से एक अधिकारी बनता है, इस गांव से एक अधिकारी बनता है, उस गांव के 20 बच्चे उससे प्रेरणा लेके अगर अधिकारी नहीं बनते तो कर्मचारी बनने का काम करते हैं। शायद समाज इन बातों को भूल बैठा है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व शून्य होता है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में शून्य होता है, जिस समाज का वास्तविक प्रतिनिधि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नहीं होता है, उस समाज के हक अधिकारों में भी चुप्पी थाम ली जाती है। उनका नेता गूंगा, बहरा और अंधा भी हो जाता है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आप सब समझदार लोग हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए संघर्ष की आदत डालनी पड़ेगी। हम सब लोग आपके साथ खड़े होकर तैयार हैं कि आपकी इस लड़ाई को मजबूत करें। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों का भरोसा छोड़ दो जो आपकी लड़ाई पे आज इतने अन्याय पे मुंह खोलने को राजी नहीं है। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जो मरने के बाद आपके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए राजी नहीं है, बोलने के लिए राजी नहीं है, वो जीते जी आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, आपको ये भी सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, और मैं भाटी जी का, रामकृष्ण गुर्जर